देखो चैप्टर आज से भैया नई क्लास स्टार्ट हो रही है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। बुक के दो हिस्से हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं था उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 11th क्लास का जो लास्ट टॉपिक है स्टीचियोमेट्री वाला, वो हमारे इस यहाँ पर पहला टॉपिक बन जाएगा, मतलब मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो गई। मैं अभी आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा इसके, ठीक है। और बाकी ये सारे नोट्स वीडियो के उसमें भी पड़े होंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको लिखवा रहा हूं तो लिखा हुआ सबसे सही रहता है। और 2 कॉपी बननी है, ये तुम लोग सुन लो भाई, 2 कॉपी बनाओ, मजाक नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। एक तो नोट्स की जो पतली सी रहेगी, है ना, ज्यादा मोटी नहीं रहेगी, और एक प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब 10 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो सारे लगवाऊंगा, और एनसीईआरटी कंप्लीट लगवाऊंगा। तो इससे लास्ट के टाइम तक आप, और नोट्स रोज याद करके आने हैं, एक भी दिन बिना याद किए हुए नहीं आना है। इसीलिए मैं आज सारे नोट्स एक बार दोबारा भेज दूंगा सबको, सो दैट सब लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, और सब लोग याद कर लें। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसमें एक डेढ़ बैठ नहीं चलेगा, बात क्लियर है ना। चलो पहले समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। आप लोगों को आता है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में तो 1-2 बच्चों को ये भी नहीं मालूम था। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। जैसे ये लिखा है सॉल्यूट, और ये है सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। तो जो लोग यही भूल जाते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा होता है, पानी सॉल्वेंट है या चीनी सॉल्वेंट है ना, तो इसमें जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए एक तरीका है, इसके नंबर गिन लो भाई, कितने अक्षर हैं इसमें? 6 हैं, बोलो है ना। इसमें 3 3 6 और 1 7 है, और इसमें है 8। बोलो ये बात समझ में आ गई? इतने में कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब मान लो तुम शरबत बना रहे हो, तो शरबत में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी। पानी, और उससे कम क्या होता है? चीनी। सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा तो खुद शरबत होगा ना, जिसमें दोनों मिला दिए तो देखो पानी यहां पर आ जाएगा, पानी मतलब H2O आपका यहां आ गया, पानी चलेगा, H2O यहां आ गया, यहां आपका 1 गिलास शरबत आ गया जिसमें दोनों ही पड़े हुए, और यहां आ गया आपका चीनी। चीनी, ठीक है भाई, चीनी, ठीक है। तो ये चीनी है, ये पानी है, और ये शरबत है हमारा। चीनी हमेशा कम रहेगी, ठीक है, और पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नहीं, ये मैंने नेपाली नहीं बोला, मैंने चीनी बोला भाई, तो ठीक है, इसको इधर उधर मत ले जाए, ठीक है। ये पानी है और ये शरबत तैयार है, बोलो क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया, याद रहेगा। अच्छा, एक और बात समझनी, ये बात मैंने इसलिए और बताई है कि अगर वाटर अगर यूज हो रहा है, ठीक है, कुछ सवालों में क्या होगा कि पानी की वैल्यू कम होगी और चीज को जो चीज डाल रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पानी कितना था, वो जितना भी था वही सॉल्वेंट है। बात समझ आ गई ना। तो पानी के केस में पानी ही सॉल्वेंट रहेगा, चाहे वो सबसे कम अमाउंट में ही क्यों ना चल रहा हो, ठीक है। और अदर के केस में फिर हम वेट के हिसाब से कर लेते हैं, और नहीं तो सवाल पढ़ते समय भी हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। मोटा मोटा तरीका ये, बोलो क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लिखेंगे इसको, तो भाई नोट्स में सबसे पहले हेडिंग डालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हेडिंग डालिए सबसे पहले, और लिखिए इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more pure components. It is the homogeneous mixture of 2 or more pure components whose composition can be varied. चेक कर लो बेटा, दोबारा कर लो। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more pure component whose composition can be varied within a certain limit, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि 2 चीजें मिलाई हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाए, जो आपस में मिक्स हो जाए। जैसे हमने 2 चीजें मिलाई, मिलाने के बाद अगर वो एक ही चीज रह जाए तो वो कहलाता है होमोजेनियस। पानी में शक्कर मिलाई, मिलाने के बाद क्या बचा? नहीं, शक्कर तो दिखेगी नहीं ना, अब तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो, है ना। दाल में चावल मिलाओ तो क्या बैगन आलू तो बन नहीं जाएंगे? तो भैया वो तो दाल चावल दोनों दिखाई देंगे ना, तो वो होमोजेनियस नहीं है, ठीक है। मिक्स हो गए, होमोजेनियस है। और उसने कहा है कि विच कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन अ सर्टेन लिमिट, मतलब
एक सर्टेन लिमिट तक इसका कंपोजिशन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे ग्लास में मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली, इन्होंने बनाया शरबत, इन्होंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, इन्होंने 3 चम्मच शक्कर डाल दी, फिर भी वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन ही रहेगा। तो कंपोजिशन वेरी कर सकता है। बोलो क्लियर, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ ये सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तुम बताओ भाई, 2 टाइप के। अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है? 2। तो देखो बेटा, ऐसा है, ये 2 नहीं होते, ये होते 9। ठीक है, ज्यादा ही कम बता रहे 9 टाइप है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हम कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सॉल्यूटेड सॉल्वेंट के बिहाफ पर। ठीक है ना। तो देखिए जैसे क्या होता है, ऊपर देखो, मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, कोई गैस ले ली। गैस क्या ली है? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हम गैस में कोई चीज डालेंगे। बात क्लियर है ना। तो गैस में हमने क्या डाला, कुछ 3 चीजें होती है हमारे पास, सॉलिड, तो हमने लिख दिया सॉलिड इन गैस, मतलब सॉलिड को किसमें डाला, गैस में डाला। ठीक है, ऐसे ही हमने लिख दिया लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में डाला। और ऐसे ही मैंने लिख दिया गैस इन गैस। तो इसमें भूल जाओगे, मैं लिख देता हूं यहां पर सॉल्वेंट टर्म हमारा क्या है, वो हमारा गैस है। ठीक है ना, गैस है। बात क्लियर होगी ना, मतलब गैस में हम चीजें मिला रहे हैं, गैस में हम सॉलिड मिलाएंगे, लिक्विड मिलाएंगे। देखो गैस में गैस एयर हो जाता है, तो कुछ लोगों से मिक्सचर फॉर्म में भी मानते हैं, है ना, लेकिन वो टर्म तो है उसका। तो इसी तरीके से अब हमने ले लिया लिक्विड। ठीक है भाई, लिक्विड हमने क्या मिला दिया, सॉलिड मिला दिया, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया। ठीक है, और फिर हमने गैस को, अरे लिक्विड में क्या मिला दिया, गैस मिला दी। तो ये भी मेरा एक टर्म हो गया, 3 टर्म ये हो गए हमारे। इसी तरीके से फिर हमने ले लिया सॉलिड। सॉलिड में हमने क्या मिलाया, सॉलिड मिलाया, सॉलिड इन सॉलिड यहां मिला दिया। फिर हमने यहां पर सॉलिड लिख दिया, सॉलिड में क्या मिला दिया, लिक्विड मिला दिया। ठीक है ना, फिर हमने यहां पर सॉलिड लिख दिया, और सॉलिड में हमने क्या मिला दिया, गैस मिला दिया। समझ गए ना। यहां पर मेरा सॉल्वेंट टर्म लिक्विड है और यहां पर सॉलिड है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि हल्की सी जानकारी हो जाए, कोई विशेष टॉपिक यहां से कवर नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही, हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। अब आपको यहां पर एक एग्जांपल और लिखना है, एग्जांपल। ठीक है, ठीक है ना। यहां पर आप चाहो तो लिख दो गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, यहां पर लिख दो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और यहां पर आ जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है, तो 3 टाइप बन जाएंगे। अब आपको एग्जांपल देने हैं, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें गैस में सॉलिड मिला हो, गैस ज्यादा हो, सॉलिड कम हो, मिक्स हो, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। बराबर, बताओ भाई, गैस में सॉलिड, हाँ भाई, गैस में सॉलिड मिला दे, जैसे पानी में शक्कर मिलाते हैं ना, तो लिक्विड में सॉलिड है, ऐसे गैस में सॉलिड। लगाओ बुद्धि, बैठे। हाँ भाई देवी जी बताइए। डस्ट एंड एयर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। स्मोक लिख दीजिएगा, है ना, स्मोक एक बढ़िया एग्जांपल है। स्मोक, स्मोक में क्या होगा भाई, आपके पास हवा है और हवा में कार्बन के पार्टिकल है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, ट्रक के पीछे धुआं निकल रहा है, तो उसमें डस्ट के पार्टिकल होंगे कि नहीं, तो वो क्या नीचे बैठ जाएंगे? क्या सारी डस्ट रात में नीचे हो जाती है? नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ तो डस्ट पार्टिकल रहेंगे ही एयर में। तो बात क्लियर हो गई। अब गैस में लिक्विड, मतलब हवा में लिक्विड डाल दिया और नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर ही रहेगा। मतलब भाई क्या कह रही हो? बारिश में तो वो नीचे आ जाएगा सर, हाँ नहीं, वो अलग मसला है। फॉग, वही कैसे होता है, अलग होता है। फॉग माने कोहरा, कोहरे में क्या है, हवा है और हवा में हल्का हल्का पानी। ठीक है, अगर तुम सूखी चीज लेके कोहरे के बीच में से भागते चले जाओ तो निश्चित रूप से उधर जाके वो हल्की सी मॉइस्ट हो जाएगी। ठीक है, गैस में गैस तो एयर ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ मसला नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ऐसे ही देखो, लिक्विड में डाला सॉलिड, तो एग्जांपल बहुत सारे, शुगर सॉल्यूशन है ना, शुगर सॉल्यूशन, बोलो क्लियर।
अच्छा उसी तरीके से लिक्विड में लिक्विड डाला तो वाटर, वाटर में क्या? अल्कोहल। हाँ ये देखो दूसरा मिल सकता था उसमें है, फिनॉल मिल सकता था, है ना, बहुत सारी चीजें थी। हाँ चलो अल्कोहल मिला दो जी, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है भाई। इसी तरीके से गैस इन लिक्विड, बताओ लिक्विड में गैस, कोल्ड ड्रिंक, है ना, इसमें कोल्ड ड्रिंक मिला दीजिएगा। ठीक है भाई, ये कोल्ड ड्रिंक होगी आपकी। बात समझे? कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी में कार्बोनेटेड वाटर है ना, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड में सॉलिड क्या होगा, सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, मिक्स हो गया, बताओ बोलो। रबड़ में होता तो है लेकिन वो कंसीडर नहीं होगा, वो कुछ और बोलता, एलॉय बोल दो, एलॉय, एलॉय है ना। या फिर जैसे कोई कलर्ड ग्लास है, जैसे ग्रीन रेड या कोई सा भी ग्रीन ग्लास बोल दिया मैंने, हरे रंग का कोई ग्लास है, लाल रंग का कोई ग्लास है, तो ग्लास है सॉलिड बना रहता है, इवन वो सॉलिड की कैटेगरी होती है लेकिन वो सॉलिड होता है। और हरा रंग जो आपने डाला है वो कैसा है, वो भी सॉलिड है, तो सॉलिड में सॉलिड। एलॉय मिला दिया, एलॉय में दो मेटल मिला दी तो दोनों सॉलिड थी, फिर क्या वो दिखाई देती है, पीतल में दिखाई देता है कि कौन चीज कहां कहां पड़ी है, नहीं, समझ में आ गया। अब सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड चीज है, लिक्विड अंदर घुसी हुई है, स्पंज में पानी डाल देते हैं। हाँ स्पंज में पानी हो सकता है ना, पनीर, रसगुल्ला ठीक है, पनीर है ना, चीज लिख दो, बटर लिख सकते हो, चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। बटर भी हो जाएगा क्योंकि बटर में घी एक्चुअली अंदर होता है, ऊपर से देखने पे घी दिखाई देता है क्या, नहीं ना, तो बटर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो पूरी बात भी कि फॉर्म डिप्ड इन द वाटर, ठीक है ना, या स्पंज, स्पंज होता है ना, स्पंज फॉर्म ही होता है, सोफे वाली फॉर्म। अच्छा वैसे सॉलिड एंड गैस, गैस को सॉलिड के अंदर डाल दिया, चलो इसका एग्जांपल भी पता है यार, फॉर्म ही होगा इसका भी, फॉर्म हो जाएगा एक तो, फॉर्म स्पंज, हवा, स्पंज सोफे पे बैठे, फॉर्म दबी तो उसमें से क्या निकल गई, हवा निकल गई, खड़े हो गए तो उसमें हवा आ गई, होगा कि नहीं। इसी तरीके से मेटल भी होता है, पीडी, पैलेडियम मेटल जो होता है इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ये हवा में से हाइड्रोजन गैस को अंदर ले लेता है, सारी गैसों को नहीं, हाइड्रोजन को ही, ठीक है ना। आप चाहो तो पूरा लिखना हो तो आप लिखोगे कि हाइड्रोजन गैस इन पीडी, पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस इन पीडी, ये लिखना पड़ेगा, बात क्लियर ना। तो आप ये बात बाद में काम आएगी, जब हम रिडक्शन पढ़ा रहे होंगे उस समय आप देखेंगे हम लोग यूज करते हैं निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। उसका रीजन यही है क्योंकि पैलेडियम के पास माइक्रोपोर्स है, उसके अंदर हाइड्रोजन घुसी बैठी है, तो आप उसी का यूज करके रिडक्शन करवाते हैं, बात क्लियर है ना भाई। तो ये मैंने आपको एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगला टॉपिक नोट कर लो भाई। तो अब आपने ये लिख लिया बेटा, इसके बाद हम लोग दो तीन बातें छोटी सी और लिखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो बताओ भाई किसको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। सर किसी चीज में अगर हम कुछ डालते हैं तो उसकी जो मात्रा, अमाउंट, वो कॉन्सेंट्रेशन है ना। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए मैंने एक शरबत बनाया, ठीक है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, इन्होंने शरबत बनाया उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी या 5 चम्मच शक्कर डाल दी, तो इनका शरबत मैंने जो शरबत बनाया उससे क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा। अब अगर मैं ये पूछ दूं कि वो कितना ज्यादा मीठा है, तो कितना ज्यादा कैसे निकाला जाएगा, मीठा कोई तरीका तो है नहीं कि उसे बताते हम तो कागज पे लिखेंगे भाई, पी के तो समझ में आ रहा है कि यार बहुत ज्यादा मीठा है या कम मीठा है या हल्का ही सा मीठा है, लेकिन पेपर पे कैसे लिखा जाए, समझ में आया ना। तो पेपर पे क्या लिखते हैं, एकदम जहर चाशनी बनेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, 1 लीटर में ये इतना पड़ा है, ये इतना पड़ा है, मोटा मोटा सा ये, ठीक है। तो हैंड डालो, कॉन्सेंट्रेशन लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, it is the amount of solute present in a given amount of solvent, present in a given amount of solvent or solution,
गिवन नहीं प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अब देखो इसको निकालने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका होता है मास परसेंट, एक तरीका होता है पीपीएम, एक होता है मोल फ्रैक्शन, एक मोलिलिटी मोलरिटी। वैसे 2 और भी हैं, एक नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी भी होता है। ठीक है, फॉर्मेलिटी सिलेबस में नहीं है, नॉर्मेलिटी अगले चैप्टर में आएगा। तो हम अभी इस चैप्टर में 5 पढ़ने वाले हैं, मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी और मोलरिटी। ठीक है, आपको याद होगा ये पांचों आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी पढ़े हैं। मैं आपको पहले कहता था कि ये देखो फिर कम आएंगे, देखो अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए मास परसेंट क्या होता है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। जो भी जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसका मास ऊपर रख दो। जैसे गिवन मास अपॉन टोटल मास कितना है। जैसे हमने पानी लिया या कोई अमाउंट है, चावल ले लिया, हमने कुछ भी ले सकता हूं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। 1 किलो चावल ले लिए, ठीक है, और उसमें आधा किलो दाल मिला दी। अब दाल का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर कितना रहेगा, आधा किलो, वैल्यू बताओ, और नीचे कितना रहेगा, 1.5 किलो। नीचे आएगा टोटल मास। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलो चावल था और आधा किलो उसमें दाल मिलाई। तो दाल के लिए निकाल लो तो आधा ऊपर 1.5 नीचे, चावल के लिए निकालोगे तो 1 ऊपर और 1.5 नीचे, और इनटू कर दोगे 100, तो आपका सीधा परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने दाल ना मिलाई होती उसमें, तो 1 किलो चावल था और वो पूरा 1 किलो ही था, तो परसेंटेज कितना बनता, 100। ऊपर 1 नीचे 1, 100 बनता। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू मैक्सिमम 100% को क्रॉस नहीं कर सकती। मास परसेंट का कोई भी आंसर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है 100 से ऊपर निकलेगा ही नहीं। बात क्लियर है ना भाई। अगर आप मैक्सिमम प्योर ले लोगे तो ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा, 100 ही आएगा। इसी तरीके से एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जब कोई बड़ी क्वांटिटी है उसमें छोटी चीज मिलाई गई, जैसे कुछ दवाइयां होती जो बहुत खतरनाक है, उसमें कई बार पॉइजन मिलाया जाता है, तो ये थोड़ा चम्मच भर मिला दो, आदमी परसों मर रहा हो, आज ही निपट ले, समझ रहे ना। जैसे टीबी की दवाई है, उसमें आर्सेनिक वगैरह पड़ा होता है, तो आर्सेनिक पॉइजनस होता है। तो अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी मिला दूंगा तो मर ही जाऊंगा। और अगर मैं बहुत कम मिलाता हूं, जैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत कम, ठीक है, जैसे पानी जब साफ होता है, ये बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, इनमें लगभग 2 करोड़ लीटर के आसपास पानी है, तो उसमें लगभग 1 लीटर क्लोरीन मिलाई जाती है, 1-1.5 लीटर क्लोरीन मिलाई जाती है। तो ये क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है, 1 गिलास में ना के बराबर आएगी, समझ गए ना। इसलिए बैक्टीरिया वायरस तो मरते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं होता, समझ में। वैसे क्लोरीन पॉइजनस है, बात क्लियर हो रही ना। तो अब इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो ये बहुत उल्टा पुल्टा सा आएगा। कैसे, देखो मान लो 1 लीटर कोई चीज है, क्लोरीन है, और 2 करोड़ मतलब 2 × 10⁻7 लीटर पानी मिलाई गई है, या कोई केमिकल है, कोई दवा है, ठीक है, 2 करोड़ लीटर बना रहे हैं और उसमें 1 लीटर मिलाया गया। अब इसका परसेंटेज निकालो तो देखो क्या बनेगा, 100 से 0 काट दोगे, 5 आ जाएगा, 1/5 0.0000 करके आएगा। बोलो हाँ है ना। और वो लिखने में भी बुरा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 100 ना लिख के क्या लिख देंगे, 10⁻6 लिख देंगे। ये 0 इससे कट गई, यहाँ पर हो गया 10 बच जाएगा, 1/0.05 ppm। तो जब बड़ी सी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू पड़ी होती है तो हम ppm में लिखते हैं। कई दवाइयों में लिखा होता है, जैसे चोट लग जाती तो आयोडीन लगाते हो ना, बीटाडीन, उसमें लिखा होता है 5% आयोडीन सॉल्यूशन, 5% आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन टिंचर, तो इसका मतलब 100 में 5 आयोडीन पड़ा। लेकिन जो ऐसी दवाइयां होंगी जो खतरनाक है ना, जिनमें ऐसा केमिकल पड़ा है जो ज्यादा ले लोगे तो नुकसान कर जाएगा, तो वो पीपीएम में चल रही होंगी, उनमें परसेंटेज नहीं लिखा होगा, क्योंकि परसेंटेज एक बड़ी वैल्यू है, 100 के रेशियो में पड़ा हुआ है, 100 में हिस्सा है वो, और वो 10 लाख 10⁻6 मिलियन हो गए, 10 लाख में हिस्सा है। 10 लाख में 1 तो क्या हुआ, कुछ नहीं, और 100 में 1 तो बहुत ज्यादा हो गया, बात समझे ना। तो ये होता है मास परसेंट और पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितना हिस्सा। तो ये बेसिकली तो कोई यूज का नहीं है, लेकिन आप समझे, जब आप न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं आपको, तो 1-2 न्यूमेरिकल में क्या होगा, वो पीपीएम दे देते हैं, पीपीएम दे देते हैं, ठीक है, या कभी कभी मास परसेंट देते हैं, और इससे मोलिलिटी या मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन निकलवाते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया, मान लो 60% NaCl का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 60 उसमें पानी नमक है और 40 उसमें पानी है, यही तो मतलब है इसका। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 2 ppm है, तो 2 तो उसका वो हो गया WB मतलब सॉल्यूट, है ना, और 10⁻6, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है ना, तो 10⁻6
क्या हो गया, WA हो गया जिसमें आपने मिलाया। बात समझ आ गई ना? हाँ है ना? बात ऊपर चली गई क्या? नहीं सर आगे। वैसे तो 10 की पावर 6 में 2 और जोड़ना चाहिए, लेकिन वो इतनी छोटी वैल्यू है ना, तुम 10 लाख में 2 जोड़ के क्या कर लोगे? बात समझे? तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। कितनी बात क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट नहीं? आपका क्लियर? नोट करिएगा। लिखिए कॉन्सेंट्रेशन लिखवा दिया था, ठीक है। लिखिए मास परसेंट, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स, it is defined as the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of solution, per 100 parts by mass of solution। ठीक है भाई, हो गया? लिखिए। अब आपको एक चीज समझा दूं, फिर इसके बाद लिखना। ये तो लिखा हुआ है, देखो हम जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे एक स्टैंडर्ड टर्म फॉलो, एक तरीका फॉलो करेंगे। देखिए मैं आपको, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, मतलब लगभग 16 टाइप के न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है ना? 16 से ज्यादा ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे, 4-4-8 लगभग नहीं रहा तो 16 होगा। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, एक तरीका सीखिए। सब सवालों को ऐसे लगाओगे तो दिक्कत होती है। तो मैंने क्या ना आपको एक तरीका बनाया है, उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 3 चीजें पक्की करनी है, मोलैलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। इसके बाद बाकी सभी सवालों में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो और काम खत्म। एक मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आंसर। जो भी निकालना है बस 1-2 मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई या किसी में डिवाइड, ज्यादातर मल्टीप्लाई है। तो अगर आपका कमांड इन पे आ गया, किस पे? मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, तो पूरे चैप्टर का कोई सवाल ऐसा नहीं है जो फिर आपसे बच जाए। वो हो ही जाएंगे, इक्का दुक्का और भी फॉर्मूले आएंगे, लेकिन मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। बात क्लियर है ना? इसलिए शुरू की ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसका तरीका क्या निकाला है, पहला ये समझना है कि बी को हम सॉल्यूट लेके चलेंगे, ठीक है? बी को हम सॉल्यूट ले रहे हैं, जहां पर भी बी लिख देंगे वो सॉल्यूट माना जाएगा, और जहां पर हम ए लिख देंगे वो हमारा सॉल्वेंट माना जाएगा, ठीक है भाई? ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। कई किताबों में 1-2 लिखा होता है, मैं अपना ऐसे मानता हूं, मैंने आपको समझा दिया, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है? अगर मैंने लिखा WB, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? ये 4 टर्म आपको समझने हैं। एक MB होता है, इसका होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक WA होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई? एक MA होता है, हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई? अभी समझा रहे, सॉल्वेंट पानी होता है, सॉल्यूट चीनी या जो कुछ भी डाल लोगे वो होगा, ठीक है? ये स्टैंडर्ड टर्म। अब इसको भी आप अपना नोट कर लीजिएगा और उसके बाद लिखना। पहले ये नोट करो, उसी के नीचे लिखना है, उसी में वहीं के उसी के नीचे लिख लो, है ना? या ऊपर कहीं लिख लो, है ना? उसके बाद लिखो। लिख लिया? ये लिखा हुआ है ना? हाँ, नहीं लिखा हो तो ऊपर कहीं नोट कर लेना। ये याद रखना भाई, हर सवाल में हम यही 4 निकालेंगे, ठीक है? ठीक है? आगे लिखिए, if WB be the mass of solute and WA be the mass of solvent, then mass percent of A is equal to, ठीक है? कैसे बनेगा? देखिए यहां पर मास परसेंट ऑफ ए का मास निकाल रहा हूं, तो देखो बेटा क्या होगा, ऊपर देखो, ए और बी 2 कंपोनेंट है, ए का मास निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा? WA, और नीचे क्या आएगा? WA प्लस WB, और इनटू कितना हो जाएगा? 100। एंड सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना? वही बात लिखी है, गिवन अपॉन टोटल। अगर मैं मास परसेंट बी का निकालता तो ऊपर बी आता और नीचे टोटल आता, 100 का मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। बोलो क्लियर? नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए अब हम अगला लिखेंगे, लिख लो इसको, लिख लो। ठीक है? अगला लिखो PPM,
ppm लिखिए और उसमें लिखिए it is the part of a compound it is the parts of a compound per million parts of the solution million parts of the solution ठीक है भाई, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा दूं। ठीक, हाँ, तो पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और बात वही रहेगी बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मुझे ppm निकालना है, तो ppm निकालना है तो क्या करूँ, WA अपॉन WB इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस ये हो गया। ठीक है ना, या फिर आप ये लिख लो या फिर वही लिख लो, ये भी लिख सकते हैं ppm इक्वल टू मास ऑफ ए के लिए निकालना है, मतलब बात वही लिखी हुई है, अपॉन टोटल मास इंटू 10 की पावर 6। ठीक है भाई, ये हाँ है ना, सेम लिखा हुआ है यार, मास परसेंट ppm कंप्लीट, कोई डाउट? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये हो गया आपका, इसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मोलरिटी का। देखिए जरा वो क्या है। तो देखो भाई मोलरिटी क्या होती है, बताओ भाई क्या होती है, कौन बताएगा? मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पहले, मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अभी हमने क्या सीखा, देखो भाई मास परसेंट का मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। ppm की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर 6 होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए मैंने कल एक बात समझाई थी, फिर से समझा रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में 4 लोग, कितने मेंबर तुम्हारे यहाँ पे? ये ज्यादा हो गए, तुम बताओ। मैं 4 मान लेता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। 4 लोग हैं, ठीक है, पापा है, मम्मी है, भैया है, बहन है, ये 4 लोग हो गए भाई। ठीक है भाई, अब मैंने कभी समझाया था, मान लो पापा रोटी खा रहे हैं 4, मम्मी ने खाई 3, बहन ने खाई 3 और तुमने खाई 20, तो ये टोटल वैल्यू होगी 30। ठीक है ना भाई। अब किसी दिन अगर एक ही रोटी बनी है या मम्मी ने रोटी नहीं बनाई और एक ही रोटी है और उसको इसी रेशियो में खाना है, तो तुमको कितनी खानी चाहिए, कितनी मिलेगी खाने के लिए? 2/3। अभी 2/3 निकला कैसे? यही मोल फ्रैक्शन है। तो कैसे निकला है, जो तुम्हारा हिस्सा ऊपर, नीचे सबका हिस्सा सम, 20 + 4 + 3 + 3 3 3 6 + 4 10, तो 20/3 काट दिया तो कितना हो गया, 6, है ना, मतलब 20/30 ये कट गया आपका और ये आ गया 0.66 आएगा। ठीक है ना, बोलो बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसके 3 हिस्से कर दूं तो लगभग 2 हिस्सा तुम खा रहे होगे, 2/3 हिस्सा, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, अब अगर तुम घर के सभी लोगों की सारी रोटी खा जाओ तो तुम कितनी खाओगे, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। अगर आप सारा भी खा लोगे तो भी एक ही रोटी है तो 1 से ज्यादा कैसे खा लोगे? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना, तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए एक तो यहां पर लिखा है, जैसे मैंने भी पहले भी लिखा था, WB होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो है ना, लिखवाया था कि नहीं? और एक लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक WA हो गया आपका कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक MA हो गया आपका, MA कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, ये सभी चीजें हो गई। अच्छा, अब मान लो मुझे निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक A है और एक B है, 2 कंपोनेंट है एक बीकर में, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो देखो कुछ लोग इसे X बोलते हैं, चाई भी बोलते हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर A का निकालना है, वैसे तो मैं तो X ही बोल देता हूं,
है ना, x ऑफ a, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालना है, तो जिसका निकालना है वो उसके मोल्स ऊपर Na और नीचे टोटल मोल्स Na प्लस Nb। याद रखिए ये मोल का फ्रैक्शन है, मास का फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए मैं मोल्स लिख रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ है ना। 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि परसेंटेज नहीं चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है। रोटी में तुमने 0.66 खाई थी, मतलब उसका हिस्सा लिया है। 100 का मल्टीप्लाई करो 66% खा ली तुमने। समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना। तो अब हमें जरा ये और समझना है कि ये मोल्स क्या होते हैं। तो भाई मैंने पहले भी समझाया था, फिर से लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स मुझे बी का निकालने हैं, तो गिवन मास किसका होगा? बी का होगा, और मॉलिक्यूलर मास भी बी का होगा। बोलो आए ना, समझ गए मेरी बात को? हाँ है ना। तो अब देखे ध्यान से, अब मुझे मान लो, अच्छा एक और बात, अगर मुझे यहाँ पे बी निकालना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे बी लिख दो, नीचे तो टोटल ही रहेगा, टोटल तो उतना ही रहेगा। अब देखो मुझे एन बी निकालना है तो मैं क्या करूं, डब्ल्यू बी, देखो गिवन मास मतलब गिवन मास क्या हो गया, यही तो हुआ डब्ल्यू बी, और मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, एम बी हुआ। तो डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, इन दोनों का डिवाइड करो, एन बी आ गया, इन दोनों का डिवाइड करो, एन ए आ गया, फॉर्मूले में डालो, सॉल्व हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं। इसी तरीके से अगर एक्स ए निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। दूसरा एक और भी तरीका है, देखो क्या कि मोल फ्रैक्शन कभी किससे ज्यादा नहीं होता, 1 से ज्यादा नहीं होता, 1 से ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ये वैल्यू पता है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो मैं 1 में से माइनस करके भी निकाल सकता हूं। ठीक है, एक और बात, नोट्स में सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैं बोल रहा हूं भाई। बाकी कथा जो अगर आपको कुछ लिखना है तो ऊपर खाली जगह होती है कॉपी में, वहां लिखिए छोटा छोटा सा। ठीक है, मैं नोट्स में वो सारी चीजें लिखवा दूंगा जो जरूरी है, तो आप अनावश्यक उसको ना खिचड़ी मत बनाओ उसकी। ठीक है, जितना बोल रहा हूं उसको उतना ही लिखो। बाकी दूसरी कॉपी प्रैक्टिस वाली इसीलिए है कि अगर आपको लगता है कि मुझे ये बात लिख लेनी चाहिए तो आप उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्स बी हो गया, एक्स ए हो गया, और इन दोनों का सम हो गया। मतलब अगर मुझे दोनों पूछे जाए तो मैं एक ही निकालता हूं, दूसरा 1 में से माइनस कर लेता हूं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ है ना। ठीक है, अब एडिंग डालो मोल फ्रैक्शन और नोट करो, मोल फ्रैक्शन एडिंग डालो और उसमें लिखो इट इज द रेशियो ऑफ नहीं लिख कोई बात नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द total number of moles present in the solution, to the total number of moles present in the solution. ठीक है, if Na and Nb are the number of moles of solvent and solute respectively, then आप ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, एक्स ए के लिए ये रहा, एक्स बी के लिए ये रहा, और टोटल ये रहा। बोलो क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट।